आपने थोड़ा बहुत तो ये बात जानते होंगे कि लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के आधार पर किया जाता है ना। आपने मनुष्य में भी पढ़ा है कि नर में XY लिंग गुणसूत्र होता है, मादा में XX लिंग गुणसूत्र होता है। यानी लिंगों का जो निर्धारण है वो हम किसके आधार पर करते हैं? गुणसूत्र की संरचना के आधार पर करते हैं कि कौन सा गुणसूत्र उस व्यक्ति में उपस्थित है। अब वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की कि गुणसूत्र के आधार पर हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं? तो गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण के जो प्रारंभिक संकेत थे वो कीटों पर किए गए प्रयोग द्वारा प्राप्त हुए। अब उस कीट पर प्रयोग किया किसने था? हैकिंग ने। हैकिंग ने 1819 में कुछ कीटों के शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत एक विशेष केंद्र की संरचना को देखा। उन्होंने बताया कि शुक्राणु जनन के पश्चात 50% शुक्राणु में वो विशेष संरचना उपस्थित होती है और 50% शुक्राणु में वो विशेष संरचना उपस्थित नहीं होती। तो हैकिंग ने उस विशेष संरचना को एक्सकाय नाम दिया था। बाद में वैज्ञानिकों ने जब उस कीट पर फिर से वही प्रयोग किए, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को देखा, अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जो हैकिंग ने एक्सकाय नाम दिया था वो वाकई में क्या था? एक्स गुणसूत्र था, एक गुणसूत्र था। और उन वैज्ञानिकों ने उस गुणसूत्र का नाम एक्स गुणसूत्र या एक्स क्रोमोसोम रख दिया। अब इससे ये बात कंफर्म हुई कि उस कीट में लिंग गुणसूत्र एक्स पाया जाता था नर में। इसी वजह से कि नर में जब एक ही लिंग गुणसूत्र एक्स पाया जाता था, इसकी वजह से जब युग्मक बनते थे, शुक्राणु जनन के पश्चात जो शुक्राणु बनते थे, तो 50% शुक्राणु में वो एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता था और 50% शुक्राणु में वो एक्स गुणसूत्र नहीं पाया जाता था, क्योंकि वहां पर लिंग गुणसूत्र सिर्फ एक ही था, एक्स। उसी कीट की मादा का जब परीक्षण किया गया तो मादा में पाया गया कि उसमें 2 लिंग गुणसूत्र XX पाया जाता है। इस वजह से कि उसकी अंडाणुओं में जितने भी अंडाणु बने वे सभी X प्रकार की बनी। ध्यान से समझना, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हैकिंग ने जब कीटों के शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का अध्ययन किया, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का अध्ययन किया, तो उन्होंने 2 प्रकार के शुक्राणु देखे। 50% ऐसे शुक्राणु थे जिसमें एक्सकाय उपस्थित था और 50% ऐसे शुक्राणु थे जिनमें एक्सकाय नहीं पाया जाता था, जिसे हम 0 से डिनोट कर रहे हैं। 0 मतलब नहीं पाया जा रहा। हैकिंग ने कीटों के शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष संरचना को देखा जो 50% शुक्राणुओं में 50% जो नर युग्मक है, नर युग्मक को क्या कहेंगे? शुक्राणु ही तो कहेंगे। तो शुक्राणु में वो संरचना उपस्थित थी और 50% शुक्राणु में वो संरचना नहीं पाई जाती थी। और उसी के विपरीत जब मादा को देखा तो मादा में जितने भी अंडाणु हैं सब में वो विशेष संरचना पाई जाती थी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि नर में केवल एक ही लिंग गुणसूत्र उपस्थित होता है, जबकि मादा में 2 लिंग गुणसूत्र उपस्थित होता है। बाद के वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन स्पष्ट रूप से किया और उन्होंने जो हैकिंग ने एक्सकाय नाम दिया था, बाद में पता लगा कि वो एक गुणसूत्र था और उसी एक्सकाय के नाम पर इसका नाम एक्स गुणसूत्र रख दिया गया। तो कुछ कीटों, विशेषकर टिड्डा, क्योंकि टिड्डा पे ही उन्होंने प्रयोग किया था और टिड्डे का ही क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, तो टिड्डा में नर में केवल 1 एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि मादा में 2 एक्स गुणसूत्र होती हैं। चलिए, अब इसी तरीके से आपने मनुष्य में भी देखा कि मनुष्य में नर में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं XY और मादा में कितने गुणसूत्र होते हैं? XX, है ना। लेकिन उस कीट में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र था, दूसरा लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता था। अभी इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। यानी आपका भाग 10 का टॉपिक है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण का जो प्रारंभिक संकेत था वो किससे पाया गया? कीटों पर किए गए प्रयोगों से। तो लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, क्रोमोसोम के आधार पर लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत कीटों पर किए गए कार्यों से
प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। किसने किया था? हैकिंग ने। तो लिख सकते हैं कि हैकिंग ने 1819 ने कुछ कीटों, टिड्डा पर, टिड्डा जिसे ग्रासोपर कहते हैं, देखा है ना टिड्डा, ग्रासोपर, दो बड़ी बड़ी विंग्स होती हैं, एक ही जगह ऐसे इसे फड़फड़ाती रहेंगी, उड़ते हुए देखा होगा बरसात के मौसम में। तो कुछ कीटों में शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाए है ना सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में। तो शुक्राणु जनन यानी नर युग्मक के निर्माण के दौरान लिख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। उन्होंने यह भी देखा कि वह विशेष संरचना शुक्राणु जनन के पश्चात 50% शुक्राणुओं में उपस्थित था तथा 50% शुक्राणुओं में वह विशेष संरचना नहीं पाया जाता। वह विशेष संरचना अनुपस्थित यानी नहीं पाया जाता, अनुपस्थित था। हैकिंग ने इस विशेष संरचना को क्या नाम दिया था? एक्स काय। लेकिन हैकिंग ने उस एक्स काय के बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं पाए, उसके महत्व को वो नहीं समझा पाए। बाद में जब अन्य वैज्ञानिकों ने जब उसी प्रयोग को फिर से किया तो पाया कि जो हैकिंग ने जिस एक्स काय की बात की थी वो वाकई में एक गुणसूत्र था और उसी के आधार पर उन्होंने उसका नाम एक्स गुणसूत्र रख दिया था। तो लिख सकते हैं कि हैकिंग ने इस विशेष केंद्रकीय संरचना को एक्स काय यानी एक्स बॉडी नाम दिया। लेकिन वे इसके महत्व को समझा नहीं सके। ठीक। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने उसी कीट पर शुक्राणु जनन के दौरान वही प्रक्रियाएं फिर से की और पाया कि वो क्या था? एक गुणसूत्र था। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने उस कीट पर वही प्रयोग किए और पाया कि हैकिंग ने जिस विशेष केंद्रकीय संरचना को एक्स काय नाम दिया था वह
क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र था, क्रोमोसोम था, इसलिए उसे एक्स गुणसूत्र या क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम कहा गया। और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ कीटों में XO प्रकार के लिंग निर्धारण की क्रियाविधि पाई जाती है, और उन्होंने यह भी देखा कि कुछ कीटों में XO प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि पाई जाती है। ध्यान से समझना आप। हैकिंग ने देखा कि नर कीट में उन्होंने पाया कि जब इसमें शुक्राणु जनन होता है तो उससे उत्पन्न कुल शुक्राणुओं का 50% शुक्राणु उस विशेष संरचना युक्त था, और 50% शुक्राणु में वो विशेष संरचना नहीं पाई जाती, तो उसके लिए हम 0 लिख देते हैं। नहीं पाई जाती तो उसके लिए हम 0 लिख दे रहे हैं। हैकिंग ने उस कीट पर, सभी कीटों में नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना, कुछ कीटों में जैसे टिड्डा में, कुछ कीट जैसे ड्रोसोफिला में दूसरी पाई जाती है लिंग निर्धारण, तो कुछ कीट जैसे टिड्डा में उन्होंने देखा कि शुक्राणु जनन के दौरान 50% शुक्राणुओं में एक विशेष केंद्र की संरचना पाई जाती है और 50% शुक्राणु में एक विशेष केंद्र की संरचना नहीं पाई जाती। उन्होंने उसका नाम एक्स काय रखा, बाद में वैज्ञानिकों ने उसका नाम एक्स क्रोमोसोम रखा। मादा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मादा में अंड जनन के दौरान जितने भी अंडाणु बने उसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम यहाँ पर थी नर में। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि नर में एक ही लिंग गुणसूत्र X रहा होगा, एक ही लिंग गुणसूत्र X था, दूसरा लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर हम 0 का शब्द का प्रयोग करते हैं। और मादा में चूंकि सभी अंडाणु में X गुणसूत्र था, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि इसके लिंग गुणसूत्र 2 थे और दोनों X थे। भाई किसी भी कोशिका में जो गुणसूत्र होता है वो जब युग्मक बनते समय आधे आधे तो जाते हैं, तो जब इसमें जो अंड जनन हो रहा है तो एक अंडाणु में एक X गुणसूत्र, दूसरे अंडाणु में दूसरा X गुणसूत्र। यहाँ पर नर में शुक्राणु जनन के दौरान गुणसूत्र आधे आधे जाते हैं, तो एक X तो इधर चला गया, लेकिन अब आधा है ही नहीं कुछ, तो उसमें नहीं गया। तो इस प्रकार से 50% शुक्राणु X गुणसूत्र वाली थी और 50% शुक्राणु X गुणसूत्र अनुपस्थित था या X गुणसूत्र रहित थी। क्लियर हुआ बात? हैकिंग ने इसका नाम एक्स काय रखा, बाद के वैज्ञानिकों ने इसे एक्स क्रोमोसोम नाम दिया। यानी हम कह सकते हैं कि कीटों में, कुछ कीटों में XO प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब ये कैसे? तो देखो, अगर नर का ये शुक्राणु X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अगर इस अंडाणु से निषेचन करता है तो क्या बनाएगा? X यहाँ से और एक X यहाँ से। अब बताओ XX है तो क्या बनेगी? मादा बनेगी ना। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से फ्यूज करता है तो क्या बनेगी? मादा बनेगी। जो नई संतान होगी वो मादा बनेगी। अगर ये शुक्राणु जिसमें X गुणसूत्र है ही नहीं, अगर ये इससे फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा? X और O या 0, तो क्या बनेगा बताओ? ये तो इसका विशेषता है ना, नर। अगर ये शुक्राणु इससे फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा? ये भी नर। यानी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 50% मादा बनने की, 50% नर बनने की। डिपेंड किस पर करता है? नर शुक्राणु पर, कि कौन सा नर शुक्राणु मादा युग्मक से फ्यूज करता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि नर में तो एक ही X गुणसूत्र है, मादा में 2 लिंग गुणसूत्र हैं, तो क्या नर और मादा में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है? नहीं। कीट में, टिड्डा में, ये किसका एग्जाम्पल है? टिड्डा का। तो टिड्डा में नर में एक लिंग गुणसूत्र कम होता है,
यानी अगर इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 14 होगी तो इसमें कितना होगा, 13 ही होगा, इसमें एक गुणसूत्र कम पाया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब भैया ये लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो ध्यान से समझना। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। एक होता है दैहिक या इसे आलिंग गुणसूत्र कहते हैं, आलिंग गुणसूत्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑटोसोम। और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र जिसे कहा जाता है एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, याद करो पहले, रट्टा मारो फटाक से। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं किसी भी जीव में, 2 प्रकार के होते हैं, दैहिक या आलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। ये जो दैहिक या आलिंग, देखो लिंग के आगे अगर आ लगा दे तो इसका उल्टा हो गया, यानी जो लिंग को निर्धारित नहीं करती। ध्यान से समझना, हमारे शरीर का जितना भी संरचना है वो कौन बनाता है, गुणसूत्रों पर उपस्थित सूचनाएं ही उसको निर्माण करती है। मान लो कि अगर उस गुणसूत्र का कहता है, अगर गुणसूत्र के पास सूचना है कि ये मेरा हाथ 2 फीट लंबा हो जाए तो 2 फीट लंबा ही होगा। अगर वो कहता है कि मेरी त्वचा का रंग यही होगा तो यही होगा, अगर वो उसके पास सूचना है गोरा बनाने की तो गोरा बनाएगा। लेकिन ये सभी कहाँ पर होते हैं, दैहिक गुणसूत्र में होता है। यानी दैहिक गुणसूत्र शरीर के सभी संरचनाओं का निर्माण करता है, लेकिन लिंग गुणसूत्र उस जीव में ये डिसाइड करता है कि वो नर होगा या मादा। यानी हाथ पैर कान नाक बाल वाल सबका जो सूचना है वो इनके पास है, लेकिन लिंग क्या होगा, नर होगी वो मादा होगा, तो उसकी सूचना लिंग गुणसूत्र के पास होती है। विशेष बात आप यहाँ पर जान लें कि लिंग आलिंग गुणसूत्र यानी दैहिक गुणसूत्र नर व मादा दोनों में समान होती है, कोई भी अंतर नहीं होता। जैसे मान लो स्त्री और पुरुष, मनुष्य में स्त्री और पुरुष, तो स्त्रियों में भी वही दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं जो पुरुष में पाए जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या बताइए, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिनमें से 44 दैहिक गुणसूत्र होते हैं। केवल 2 जो गुणसूत्र होता है आखिरी का, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो चाहे नर हो चाहे मादा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनमें ये 44 गुणसूत्र, शुरुआत के 44 गुणसूत्र समान होते हैं। अंतर कहाँ होता है, आखिरी 2 गुणसूत्र में। नर में ये लिंग गुणसूत्र XY हो जाता है और मादा में ये लिंग गुणसूत्र XX हो जाता है। मनुष्य की बात कर रहे हैं। इसी नाते नर नर की तरह दिखते हैं, मादा मादा की तरह दिखती हैं, क्योंकि उनमें लिंग गुणसूत्र दोनों X प्रकार का होता है, लेकिन नर में एक X प्रकार का और एक Y प्रकार का होता है, इसलिए वो नर की तरह दिखाई देते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब समान है स्त्री और पुरुष के। 44 गुणसूत्र उनमें भी वही पाए जाएंगे, 44 गुणसूत्र हम में भी वही पाई जाएंगे। सिर्फ लिंग गुणसूत्र ही हमारा अंतर होता है, जिसकी वजह से हम नर और मादा प्राणी में पृथक हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी डिपेंड करती है। कीट में, कुछ कीटों में नर क्यों मादा से भिन्न हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ही लिंग गुणसूत्र है X, दूसरा लिंग गुणसूत्र नहीं है टिड्डे के केस में। हालांकि ऐसे और भी कीट हैं, जैसे ड्रोसोफिला, मॉर्गन ने जिस पर अपना प्रयोग किया था, ड्रोसोफिला में नर में XY गुणसूत्र होता है, तो वो आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि सभी कीटों नहीं, कुछ कीटों में ये एक लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। इसका एग्जाम्पल है टिड्डा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये नीट में कि बताइए XO प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है। XO प्रकार का लिंग निर्धारण टिड्डे में पाया जाता है, कुछ कीटों जैसे टिड्डा में पाया जाता है। क्लियर है बातें, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे आप नोट करेंगे वही बातें जो मैंने आपको बताया है। कहाँ तक हुआ था, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, यहीं पर हेडिंग डाल लीजिए X, ऐसे लिखेंगे XX XO प्रकार का लिंग निर्धारण, चाहे ये कहिए XX XO प्रकार या इसे XO प्रकार भी कह सकते हैं, ठीक है। ये है फिगर, आप देख सकते हैं। ग्रासहोपर यानी टिड्डे में जो नर हैं उनमें सिर्फ एक X गुणसूत्र पाया जाता है, दूसरा X गुणसूत्र नहीं होता। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि नर और मादा में क्या गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, नहीं, नर में एक गुणसूत्र कम होता है, नर में एक
लिंग गुणसूत्र कम होता है। अगर मान लो मादा में, ये मादा है, अगर मान लो मादा में 14 गुणसूत्र हैं तो इनमें कितने होंगे, एक गुणसूत्र कम 13। अब नर में 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, X प्रकार का और O प्रकार का। मादा में तो XX लिंग गुणसूत्र है तो इसमें 2 प्रकार का बनेगा, सॉरी एक ही प्रकार का बनेगा, X गुणसूत्र वाला अंडाणु बनेगा। अब ये X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, XX प्रकार का, यानी क्या बनेगी, मादा कीट बनेगी। अगर ये X गुणसूत्र इससे फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, XX यानी मादा कीट बनेगी। अगर ये शुक्राणु जिसके पास X गुणसूत्र नहीं है, अगर ये अंडाणु से फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, XO, और आपको पता है कि XO किसकी विशेषता है, नर की, तो नर बनेगा। अगर ये शुक्राणु इससे अंडाणु से फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, XO, यानी ये भी नर बनेगा। यानी 50%, 4 बने ना, 1 2 3 4, 4 में से 2 मादा 2 नर, तो 4 का 2 कितना होता है, 50%। तो 50% चांस होता है मादा बनने की, 50% चांस होता है नर बनने की, बस।